सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है, इस क्लास के अंदर जो है आज हम क्लास नंबर 28 करने वाले हैं। 27 क्लास मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। आई होप आप सीक्वेंस वाइज जीके करके सारी क्लास देख रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। फर्स्ट में क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे चोटी मानी जाती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। संसार की दूसरी चोटी पूछी गई है, भारत की पहली चोटी नहीं पूछी गई है मेरे भाई। ठीक है, तो इसके बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कंचनजंगा भी लिखा गया है, नंदा देवी भी लिखा गया है और नंगा पर्वत भी लिखा गया है। चलिए एक एक करके इन सभी ऑप्शंस के बारे में जानते हैं, जिससे आपको सारी नॉलेज हो जाए मेरे भाई। ठीक है, तो कंचनजंगा को आपको पता होना चाहिए। जो कंचनजंगा पर्वतमाला है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये भारत के सिक्किम राज्य के अंदर अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, सिक्किम राज्य के अंदर अवस्थित है और सिक्किम राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी, गंगटोक हो जाएगी। और ये जो कंचनजंगा है ये कौन सी पर्वतमाला है, विश्व की सबसे तीसरी ऊंची पर्वतमाला है। ठीक है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, सबसे ऊंची हो जाएगी। आई बात समझ में। ये कौन सी हो गई, ये तीसरी होगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरी पूछा है। अब पहली क्या हो गई, पहली तो आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे बात किया गया है नंदा देवी, तो नंदा देवी तो नहीं होगा इसका राइट ऑप्शन। नंदा देवी के बारे में जान लो। ये पर्वत चोटी कहाँ पर अवस्थित है, ये पर्वत चोटी जो है उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर जो है ये अवस्थित हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं नंगा पर्वत के बारे में। नंगा पर्वत के बारे में याद रखना, ये क्या है नंगा पर्वत, ये जो है भारत का सबसे पश्चिमी छोर है। ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी छोर है। ठीक है, पश्चिमी छोर का क्या मतलब है, पश्चिमी छोर का ये मतलब है जो ये डायरेक्शन होती है ना, जैसे ऐसे होती है डायरेक्शन, ये पश्चिम हो गया, वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये पूर्व हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, उत्तर हो गया, ये साउथ हो गया। तो इसी तरह ये जो वेस्टर्न है ना, पश्चिमी, ये भारत का सबसे पश्चिमी छोर है, पश्चिमी बिंदु है, जिसका नाम है नंगा पर्वत। अब जैसे आपको पता चल गया भाई नंगा पर्वत जो है ये पश्चिमी छोर है, तो आपको पता चलना चाहिए भाई ईस्टर्न छोर का नाम क्या होगा। तो ईस्टर्न छोर यानी कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो क्या होगा, वो नमचा बरवा पर्वत है भाई। ठीक है, नमचा बरवा पर्वत हो जाएगा। और ये जो नमचा बरवा पर्वत है ये कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा, तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है ये अवस्थित हो जाएगा। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी। अब जो है हम हिमालय के ऊपर चलते हैं। हिमालय से जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, वो सारे एक एक करके यहाँ से देखने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये डिटेल से यहाँ पे दिया गया है ऑप्शंस के बारे में। अच्छा, K2 के बारे में नहीं बताया ना, राइट ऑप्शन इसका K2 ही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, K2 जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और K2 जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, पहले नंबर की चोटी भारत की हो जाएगी। और विश्व की बात करें तो विश्व की ये जो है दूसरी चोटी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, K2 को क्या बोला जाता है, गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन इसको बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, और ये विश्व की सबसे दूसरी चोटी है भाई। ठीक है, विश्व की पुकार है। ठीक है ना, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। पहली आपको पता चल गया, पहला जो है माउंट हिमालय हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, दूसरी जो है K2 हो जाएगी, गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, आइए अब यहाँ से देख लेते हैं। ये देखो लिखा गया है K2 गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। हिमालय का हिस्सा न होकर काराकोरम श्रेणी में आती है मेरे भाई। ठीक है, भारत सरकार के आधिकारिक मानचित्रों के अनुसार यह भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंतर्गत आती है। तो याद रखना, लद्दाख के अंतर्गत जो है ये श्रेणी आती है मेरे भाई। ठीक है, अब हिमालय को जो है एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ठीक है, हिमालय का वर्गीकरण आप सभी जानते हैं, हिमालय को 3 कैटेगरी में जो है डिफाइन किया गया है मेरे भाई। ठीक है, 3 कैटेगरी कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो महान हिमालय हो जाएगा। महान हिमालय के अंतर्गत ही आपकी कौन सी चोटी आएगी, जो है माउंट एवरेस्ट आएगा मेरे भाई। ठीक है, पहला है महान हिमालय। दूसरे की बात करूं तो दूसरा कौन सा आएगा, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय आ जाएगा, या फिर निम्न हिमालय भी इसको बोला जाता है। तीसरी और अंतिम श्रेणी जो है वो कौन सी आ जाएगी, बाहरी हिमालय।
बाहरी हिमालय, या फिर इसको क्या कहेंगे, या फिर इसको कहेंगे शिवालिक मेरे भाई, ठीक है, शिवालिक हिमालय हो जाएगा। अब इन तीनों श्रेणी में कौन कौन सी पर्वतमालाएं आती हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे हम मेरे भाई, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया ना पूर्व से पश्चिम की ओर, अब हम ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा महान हिमालय, और महान हिमालय की जो है कौन कौन सी सबसे ऊंची चोटियां हैं, यहाँ पे देखो यह सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है जिसको महान हिमालय बोला जाते हैं। इसी के अंदर जो है सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई आपसे पूछे तो 6000 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी, और जो इसकी माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, शायद अभी थोड़ी सी उसके अंदर इंक्रीज हुई है, ठीक है, कुछ हाइट उसकी। अब चलते हैं मुख्य चोटियाँ इसकी देख लेते हैं। सबसे मुख्य चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर है, जो कि नेपाल में अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी ये हो जाएगी। इसके बाद कंचनजंगा हो जाएगा, 8586 मीटर हो जाएगा, जो कि सिक्किम के अंदर अवस्थित है। ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। मकालू की बात करूँ तो 8481 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी, और ये नेपाल के अंदर अवस्थित है। उसके बाद धौलागिरी हो जाएगी 8172 मीटर, और नेपाल के अंदर अवस्थित है। नंगा पर्वत जो कि अभी हम देख के आए हैं, ये भारत का पश्चिमी छोर है मेरे भाई, ठीक है, 8126 मीटर हाइट है, लद्दाख के अंदर ये अवस्थित है, ठीक है, ये भारत के लद्दाख के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। अन्नपूर्णा की बात करूं तो ये कहां पर अवस्थित है, ये 8078 मीटर नेपाल के अंदर अवस्थित है, ठीक है। और नंदा देवी की बात करूं तो 7817 मीटर ये उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है। और ये एक चीज और आप याद रखना, ये जो नंगा पर्वत है ना, ये पश्चिमी छोर है, ये पुरानी एनसीईआरटी बताती है कि लद्दाख के अंदर अवस्थित है, ठीक है, लद्दाख के अंदर अवस्थित है। लेकिन यहाँ पे एक जम्मू कश्मीर भी लिखा गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का क्या मतलब है, जो हमारा जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर आधा हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा जो है उसके अंदर कब्जा कर रखा है पाकिस्तान मेरे भाई, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर ये कब्जा कर रखा है। और ये जो नंगा पर्वत है ना, नंगा पर्वत, ये उसी हिस्से के अंतर्गत आता है जिसको गिलगित बाल्टिस्तान बोला जाता है, ठीक है, गिलगित बाल्टिस्तान बोला जाता है, ठीक है, बाल्टिस्तान। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्या आता है, ये नंगा पर्वत आता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। वैसे जो पाक आधारित जो जम्मू कश्मीर ना उसके अंतर्गत आता है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से हम इसको जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानते थे। वर्तमान में जो है ये लद्दाख जो लद्दाख जो हमारा यूटी है ना, उसके अंतर्गत आता है मेरे भाई। दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे नंगा पर्वत के बारे में, ठीक है। उसके बाद नंदा देवी के बारे में आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर ये अवस्थित है। इसके बाद हम देख लेते हैं मध्य या फिर महान निम्न हिमालय। तो मध्य या निम्न हिमालय की बात करूँ तो यह महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। पहले महान हिमालय आएगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नीचे जो है इसके दक्षिण में कौन सा हिमालय है, इसके दक्षिण में जो है मध्य हिमालय है, ठीक है, मध्य हिमालय है। और इसके दक्षिण में कौन सा हिमालय है, इसके दक्षिण में जो है बाहरी हिमालय है, बाहरी या फिर शिवालिक हिमालय कहते हैं, ठीक है। ऐसे चीजें आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो औसत ऊंचाई की बात करूं तो 3700 से 4500 मीटर इसकी जो है औसत ऊंचाई हो जाएगी। और आगे चलते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं प्रमुख श्रेणियों की बात करें तो जो मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हो जाएंगी, पीर पंजाल हो जाएगी सबसे लंबी और महत्वपूर्ण। धौलाधर और महाभारत श्रेणियां जो है इस जो मध्य हिमालय है ना, इसके अंतर्गत आती हैं। विशेषता की बात करूं तो यहाँ पर प्रसिद्ध हिल स्टेशन जैसे शिमला हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया और मनाली जैसी जो है हिल स्टेशन मौजूद है। उसके बाद बाहरी हिमालय की बात करूँ तो बाहरी हिमालय यहाँ पे देखो, जिसको शिवालिक हिमालय बोला जाता है, यह हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे नई श्रेणी को माना जाता है, ठीक है। औसत ऊंचाई की बात करूं तो 900 से 1100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और यह बनती कैसे है, जो बाहरी श्रेणी है ना, ये कैसे बनी है, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी और कंकड़ से बनी है भाई, ये जो शिवालिक श्रेणी है, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी मेन चीजें आती है, तो याद रखना दून जितने भी है ना वो सारे शिवालिक के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया या फिर पाटली दून हो गया, ठीक है। ये सारी जो घाटियां हैं ये कहाँ पर आती हैं, शिवालिक के अंतर्गत आती हैं मेरे भाई, ठीक है। अब मुख्य स्पष्टीकरण आपको जरूर याद रखना है, जरूर आपसे ये पूछेगा बताइए हिमालय का निर्माण जो है कैसे हुआ है। तो आप सभी को बताना है हिमालय का जो निर्माण है वो टेथिस सागर के अवसादों में वलन पड़ने से हुआ है। वलन क्या होता है, फोल्ड पड़ने के कारण जो है इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इसे नवीन वलित पर्वत कहते हैं मेरे भाई। अभी भी इसको जो है नवीन वलित पर्वत कहते हैं। इसका मतलब क्या है, अभी भी जो हिमालय है ना वो अपना जो है विस्तार कर रहा है। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर, आप सभी जानते हैं अभी हम देख के आए हैं डायरेक्शन, ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी, ये वेस्टर्न हो जाएगी, ये ईस्टर्न हो जाएगी। तो ये यही कह रहा है जो वेस्टर्न है ना, कहाँ पे गया ये
ठीक है, पश्चिम में सिंधु, तो ये पश्चिम में जो सिंधु नदी पाकिस्तान की तरफ जाती है ना, यहाँ से इसका निर्माण शुरू होकर मेरे भाई, ठीक है, कहाँ तक जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी तक जाता है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारा अंतिम जो पूर्वी छोर है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है और यहीं से जो है एंटर करती है, क्या एंटर करती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है एंटर करती है। तो यहाँ तक जो है इसका विस्तार है मेरे भाई, ये चीज़ याद रखना कितना लंबा विस्तार है। ठीक है, आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो पूर्वांचल के बारे में, हिमालय जब दिहांग गार्ज के बाद दक्षिण की ओर मुड़ता है तो इसे पटकाई, नागा और मिजो पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है, और ट्रांस हिमालय की बात करूँ तो महान हिमालय के उत्तर में काराकोरम, केटू, लद्दाख और जास्कर श्रेणी स्थित है, जो मुख्य हिमालय से भी पुरानी मानी जाती है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है कंप्लीट देख लिया हिमालय के बारे में। जितनी आपसे वनडे एग्जाम्स के अंदर पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं वो सारे मैंने एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर आपको देने की कोशिश की है मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां से आपकी बहुत सारी चीजें जो है फैक्चुअल डाटा यहां से आपका क्लियर हो रहा होगा। एक एक चीज के लिए आपको अलग अलग नहीं भटकना पड़ेगा। यही मुद्दा है मेरा कि एक ही चीज, सारी चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाए मेरे भाई। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है जास्कर हिमालय जो है निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। अभी ऊपर देख के आए हैं, जास्कर जो हिमालय है ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो मुख्य आकृति है ना इसकी, मुख्य हिमालय श्रेणी के उत्तर में स्थित श्रेणियों के ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है मेरे भाई। ठीक है, यहां से आपको दिखा देता हूं, ये देखो मुख्य हिमालय जो है श्रेणी के उत्तर में स्थित श्रेणियों को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इसमें काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, कैलाश श्रेणियां शामिल है। जास्कर श्रेणी महान हिमालय और लद्दाख श्रेणी के बीच में स्थित है मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो जास्कर श्रेणी है ना, ये महान हिमालय और लद्दाख श्रेणी के बीच में स्थित है। सिंधु नदी इसी जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच में होकर बहती है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे शिवालिक हिमालय दिया गया है। शिवालिक हिमालय के बारे में आप सभी जानते हैं, ये क्या है, हिमालय का सबसे दक्षिणी है, हिमालय का सबसे दक्षिणी, ठीक है, सबसे दक्षिणी हो जाएगा। और इसको जो है या फिर बाहरी कह लो, बाहरी श्रेणी कह लो मेरे भाई। ठीक है, बाहरी श्रेणी हो जाएगी, शिवालिक हिमालय ये हो जाएगा। और इसकी औसत ऊंचाई याद रखना कितना हो जाएगा, 900 से 1100 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे वृहत हिमालय लिखा गया है। वृहत हिमालय के बारे में भी जान लो, क्या है वृहत हिमालय, इसे हिमाद्री कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे हिमाद्री कहा जाता है, इसे हिमाद्री कहा जाता है। और जो है वृहत हिमालय के बारे में बस इतना सा याद रखो, इसे जो है क्या कहा जाता है, हिमाद्री कहा जाता है। अब यहाँ पे ट्रांस हिमालय के बारे में हम बात कर चुके हैं। लघु हिमालय के बारे में आप क्या याद रखेंगे, इसे हिमाचल श्रेणी कहा जाता है, इसे हिमाचल श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में सारी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। बाकी सारी चीज़ें नीचे लिखी भी गई है, वृहत हिमालय के बारे में, लघु हिमालय के बारे में, एवरीथिंग डिटेल लिखी गई है। बस आपको जो है पढ़ना है मेरे भाई आराम से बैठ के। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है। तो दूध सागर जो जलप्रपात है ये कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा, तो ये गोवा के अंदर अवस्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आप क्या याद रखेंगे, दूध सागर जो जलप्रपात है ये पश्चिमी घाट के अंदर आता है मेरे भाई। ठीक है, पश्चिमी घाट के अंदर आता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये जो दूध सागर जलप्रपात है ये किस नदी के ऊपर अवस्थित है। तो ये किस नदी के ऊपर अवस्थित है, तो ये मांडवी नदी के ऊपर अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, कहाँ पर अवस्थित है, ये मांडवी नदी के ऊपर जो है अवस्थित है। और गोवा और कर्नाटक की सीमा पर ये अवस्थित है मेरे भाई। इसका नाम जो है दूध सागर कैसे पड़ा है, तो दूध सागर इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जब ये ऊपर से गिरता है ना, पानी का झरना इसका ऊपर से नीचे गिरता है तो सफ़ेद झाग बन जाता है और उसी झाग को है दूध सागर का नाम दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, इसका जो है एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, दूध सागर जलप्रपात जो है पश्चिमी घाट में मांडवी नदी पर स्थित है। ये तो आप समझते हैं ना, भारत का जो है नक्शा है, ये नक्शा है। ठीक है, ये पूर्वी घाट हो जाएगा, ये पश्चिमी घाट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है,
पश्चिमी घाट हो जाएगा। गोवा आप सभी जानते हैं यहीं कहीं गोवा अवस्थित है, तो बस इसी की ये बात कर रहा है। यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर अवस्थित है। इसका नाम दूध सागर इसलिए पड़ा क्योंकि पहाड़ से गिरता हुआ इसका पानी सफेद झाग जैसा दिखता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड के अंदर भी जो है भाई कुछ जलप्रपात अवस्थित है, जैसे कि कौन सा हो जाएगा, केम्प्टी फॉल हो जाएगा, ठीक है, सहस्त्र धारा हो जाएगा, एक तो सहस्त्र धारा, और दूसरा क्या हो जाएगा, केम्प्टी फॉल हो जाएगा, केम्प्टी फॉल हो जाएगा। मध्य प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट जो है जलप्रपात है जिसका नाम क्या हो जाएगा, धुआंधार, धुआंधार हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात है और ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये भेड़ा घाट के अंदर अवस्थित है। भेड़ा घाट कैसे लिखेंगे, भेड़ा घाट के अंदर अवस्थित है, जो कि एमपी के अंदर अवस्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर जो है ये अवस्थित हो जाएगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और किस नदी के ऊपर बना है, नर्मदा नदी के ऊपर बना है, ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर बना है। यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, अच्छा ये और भी इंपॉर्टेंट जानकारी दी है भाई, इनको भी याद रखना, ठीक है ना, मैंने बताया नहीं, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने बता दिया, मध्य प्रदेश तक तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी और दी गई है, जैसे कि कुंचिल जलप्रपात। कुंचिल जलप्रपात के बारे में देखिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर स्थित है मेरे भाई, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बताइए भारत का जो कुंचिकल जलप्रपात है ये भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो ये भारत के कर्नाटक राज्य के अंदर अवस्थित है। आपसे पूछा जाएगा कुंचिल जलप्रपात जो है किस नदी पर बनाया गया है, किस नदी पर अवस्थित है, माफ कीजिए, तो ये वराही नदी के ऊपर जो है अवस्थित है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार यह लगभग 455 मीटर की ऊंचाई के साथ जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है माना जाता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद जोग जलप्रपात की बात करूं तो यह भी कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। यह क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है, बताइए जोग जलप्रपात है ये भारत के किस राज्य में अवस्थित है या फिर किस नदी के ऊपर अवस्थित है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है, भारत के कर्नाटक राज्य में अवस्थित है और शरावती नदी के ऊपर ये स्थित है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, इसे गरसोपा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं भाई, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जाता है, बताइए निम्नलिखित में से किस जो जलप्रपात का जो है अन्य नाम गरसोपा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग जो है 253 मीटर है और यह अपनी सुंदरता के लिए सबसे प्रसिद्ध हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, कुंचिल जलप्रपात और जोग जलप्रपात भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, और यहाँ पे और भी चीजें दी गई है। ये देखिए प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बताया गया, कितनी अच्छी चीज लिखी गई है। ये देखो, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां है ना, जब पश्चिमी घाट की तीव्र ढालों से नीचे गिरती हैं तो ऊंचे जलप्रपातों का निर्माण करती है। कर्नाटक का पठारी क्षेत्र इन जलप्रपातों के लिए सबसे अनुकूल है क्योंकि यहाँ की कठोर चट्टानी संरचना भारी वर्षा नदियों को पर्याप्त वेग प्रदान करती है। इनका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए भी व्यापक रूप से किया जाता है। यहाँ पे कुछ और दिया गया है महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर। शिव समुद्रम, यह कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है जहां भारत का पहला प्रमुख जल विद्युत संयंत्र बनाया गया था, 1902 में स्थापित किया गया था। ये पॉइंट भी न जाने कितनी बार वनडे एग्जाम्स में जो है पूछा गया है। अब हर चीज जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से जो है यहाँ पर लिखी गई है। अगर यहाँ से भी आप नहीं पढ़ते हो तो फिर उसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही रहेंगे मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि मेरा इतना काम है मेरे एंड से हर चीज टू द पॉइंट एनसीईआरटी के हिसाब से एक ही जगह आपको जो है परोस के दूं मेरे भाई, ठीक है, जो मैं अपना काम कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए ये पढ़ लेना हुंड्रू के बारे में, ठीक है। यह झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित एक प्रमुख जलप्रपात हो जाएगा। बहुत सारी चीजें तो मैं आपकी यहां पर ही कवर कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं। नाथुला किसके अंदर अवस्थित है, सिक्किम के अंदर अवस्थित है। ये बात बिल्कुल सही कही गई है मेरे भाई, ठीक है। रोहतांग दर्रा जो है कहां पर अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित है। ये बात भी जो है बिल्कुल सही कही गई है। शिवकिला दर्रा जो है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये जो है जम्मू कश्मीर के अंदर अवस्थित नहीं है। ये कहां पर अवस्थित है, तो ये जो है शिमला के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये अवस्थित हो जाएगा, हिमाचल
प्रदेश के अंदर जो है ये अवस्थित हो जाएगा। बाकी बोमडिला जो दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। नाथुला दर्रा सिक्किम के अंदर है, यहाँ पे लिखा भी गया होगा। ये देखो शिपकिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के अंदर जो है अवस्थित है। इसको आप पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं नाथुला दर्रा के बारे में। नाथुला दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? सिक्किम के अंदर अवस्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित है। ये जो आगे की लाइन लिखी गई है ना मेरे भाई, ये पढ़नी है, आपको याद रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद बोमडिला की बात करूं तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला गया भाई लक्षद्वीप निर्मित है, यानी कि ये पूछा गया है तो जो हमारा लक्षद्वीप है ना, इसका निर्माण किसके कारण हुआ है? क्या ज्वालामुखी चट्टान से इसका निर्माण हुआ है, प्रवाल भित्ति से हुआ है, या फिर ए या बी दोनों से हुआ है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा लक्षद्वीप है ना, इसका निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ये जो लक्षद्वीप है कहां पर अवस्थित है? अरब सागर के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। अरब सागर के अंदर अवस्थित है। वो पहली वीडियो आपको याद है ना जो मैंने आपको बताई थी, ये भारत का जो नक्शा है, ठीक है। ये जो है पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, ये कौन सा घाट है? ये ईस्टर्न घाट है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अरब सागर है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे क्या है? हिंद महासागर है। ऐसे चीजें आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। हिंद महासागर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ नदियां यहाँ पे जाके जो है अरब सागर में गिरती है, कुछ नदियां यहाँ पर जाके जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसे चीजें अगर आप याद रखोगे तो यकीन मानिए ना तो आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई आपको ट्रिक याद रखने की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे याद रखोगे तो लॉन्ग टाइम यानी कि पूरी जिंदगी जो है आपको ये चीजें याद रहने वाली है मेरे भाई, ठीक है। तो जो लक्षद्वीप का निर्माण है ये किससे हुआ है? प्रवाल भित्ति से हुआ है। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बता देता हूं। अरब सागर में स्थित जो लक्षद्वीप है ना, सूक्ष्म समुद्री जो जीव होते हैं ना, जो छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं, वो जब मर जाते हैं ना, उसके जो कंकाल होते हैं उन्हीं के निर्माण से जो है, उन्हीं को जो है प्रवाल भित्ति बोले जाते हैं। और उन्हीं के कंकाल जो इकट्ठा होते रहते हैं ना, इकट्ठा होते 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 एक ऊंचा द्वीप बन जाता है। इसी को जो है क्या बोलते हैं? इसी को द्वीप बोलते हैं। ऐसे ही द्वीपों का निर्माण होता है। यही डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखी मिलेगी। ये देखो, लक्षद्वीप समूह सूक्ष्म समुद्री जीवों के अवशेषों से बना है जिन्हें प्रवाल या पोलिपस कहा जाता है। जब ये छोटे जीव मर जाते हैं तो उनके कठोर कंकाल जमा होते रहते हैं और समय के साथ ऊंचे होकर द्वीपों का रूप ले लेते हैं। ये डेफिनेशन अगर आपको याद रह जाएगी ना, तो यकीन मानो इन फ्यूचर में कभी भी आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि द्वीप जो होता है ना, द्वीप, उसका निर्माण कैसे होता है मेरे भाई। समझे? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, मुझे क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंदर एक जो है कमेंट करके आंसर बताना, विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो कौन सी है और कहां पर लोकेशन है मेरे भाई, ठीक है। जो प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ जिसको बोला जाता है ना, तो विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ कौन सी है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो गंगा की सहायक नदी जानने से पहले हमें पता होना चाहिए, वैसे तो सबको पता है गंगा की सहायक नदी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा। फिर भी हम देख लेते हैं चिनाब के बारे में, ठीक है। चिनाब क्या है भाई? ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है आपसे गंगा की सहायक नदी पूछेगा। क्या पता आपसे पूछ ले, बताइए चिनाब की जो है, चिनाब किसकी सहायक नदी है? तो आप बताएंगे चिनाब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद कृष्णा नदी कहाँ की नदी है? ये दक्षिण की नदी है मेरे भाई, ठीक है। इसका यमुना से कोई भी लेना देना नहीं है। ये प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप भारत की नदी है, ठीक है। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप भारत की नदी है, ठीक है। और कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर से ये नदी निकलती है मेरे भाई, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप सभी जानते हैं कहां से निकलती है। पहली वीडियो इससे प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बताया है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तिब्बत के मानसरोवर के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर से निकलती है। भारत में कहां से प्रवेश करती है? भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, ठीक है। अरुणाचल
यहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद ये भारत के असम राज्य में प्रवेश करती है और यहाँ पर इसको किस नाम से पुकारा जाता है? वर्तमान नाम ब्रह्मपुत्र के नाम से जो है इसको पुकारा जाता है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी हो जाएगी? यमुना हो जाएगी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, बताइए ये जो यमुना नदी है ना हमारे हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है मेरे भाई, ठीक है। यमुनानगर मैंने आपको जो है जो हमारा जिला है ना वो बता दिया कि हरियाणा के यमुनानगर से जो है जिले में प्रवेश करती है हमारे ये यमुना नदी। एक्चुअल लोकेशन आप मुझे बता दो, यमुना के कहाँ की एक्चुअल लोकेशन है उसका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में? अच्छा, ये और याद रखना, गंगा और यमुना का जो ये संगम होता है मेरे भाई कहाँ पर होता है? प्रयागराज में होता है, ठीक है। प्रयागराज, वर्तमान में प्रयागराज बोला जाता है, पुराना पहले क्या बोला जाता था? इलाहाबाद बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। इलाहाबाद में जो है इन दोनों नदियों का संगम होता है जहाँ पे लोग स्नान वगैरह करने भी जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, बाकी ये सारा आप पढ़ लेना भाई, सब कुछ मैंने लिखकर आपको दे दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। 7 में क्या बोला गया? ज्वार नद मुख निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ज्वार नद मुख होता क्या है, ठीक है। ज्वार नद मुख होता क्या है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? एस्चुरी बोला जाता है, अगर आपने सुना हो तो। एस्चुरी, एसुचुरी, एस्चुरी कैसे लिखेंगे? एस्चुरी इसको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बताया ये जो है भारत का नक्शा है मेरे भाई, ठीक है। ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ये बताना जरूरी है बार बार, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं चलेगा बंगाल किस तरफ है, बंगाल की खाड़ी किस तरफ है, अरब सागर किस तरफ है, नदियाँ किस तरफ मुड़ती हैं, कहाँ पे मुड़ती हैं, वो डेल्टा बनाती हैं, कहाँ पर मुड़ती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। जब तक आपको ये चीज़ें याद नहीं होगी ना, ऐसे आप कितना भी रट्टे मार लेना क्वेश्चनों का याद नहीं रहेगा, क्योंकि पलट पलट के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा और ऐसे आप बिल्कुल नहीं बता पाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ज्वार नद मुख के बारे में जब आप शब्दों को समझना स्टार्ट करेंगे ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ डेफिनेशन को अच्छे से समझ लो, अगर आपको परिभाषा समझ आ गई ना, कोई मतलब नहीं है एग्जामिनर कुछ पूछ ले मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, यहाँ पर हिंद महासागर है मेरे भाई, ठीक है, हिंद महासागर हो गया। अब यहाँ पर जो नदियाँ गिरती है ना वो क्या बनाती हैं? वो डेल्टा बनाती है मेरे भाई, ठीक है। वो डेल्टा बनाती है जो पूर्व की दिशा की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, और जो नदियां पश्चिम की दिशा की तरफ बहते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है वो क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है मेरे भाई, एसुचुरी बनाती है मेरे भाई। बस इतना सा फैक्ट आपको याद रखना है, अब जो है आंसर आपको मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कावेरी नदी किस तरफ बहती है? ये पूर्व की दिशा की तरफ बहती है मेरे भाई, ठीक है, पूर्व की दिशा की तरफ बहती है। गोदावरी नदी, गोदावरी को क्या कहा जाता है? भारत की जो है दक्षिण की गंगा इसको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। गोदावरी को क्या बोला जाता है? दक्षिण की गंगा इसको बोला जाता है, और दक्षिण की सबसे लंबी नदी भी यही है, ठीक है। ये कहाँ पर बहती है? तो ये भी जो है पूर्व की ओर बहती है मेरे भाई, ठीक है, पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। दोनों नदी जो है कहाँ पर अपना जल गिराती है? बंगाल में अपना जल गिराती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। महानदी कहाँ पर बहती है? तो महानदी भी जो है कहाँ पर बहती है? पूर्व की दिशा में बहती है मेरे भाई, ठीक है, पूर्व की दिशा में बहती है, और ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ताप्ती नदी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यहाँ पे देखो, प्रायद्वीपीय भारत की वे नदियां जो पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जल गिराती है, डेल्टा की जगह जवार नद मुख यानी कि एस्चुरी बनाती है। ताप्ती और नर्मदा नदी ऐसी ही प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां कठोर चट्टानों वाले भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसीलिए ये अपने साथ बहुत कम तलछट सिल्ट लाती हैं, जिससे समुद्र के मुहाने पर गाद जमा नहीं हो पाती और पानी सीधे समुद्र में गिर जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इजी है, इससे प्रीवियस वीडियो में आराम से मैंने जो है इसके बारे में बताया था। तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलकर क्या बनाती है? तो आप सभी जानते हैं भाई गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है। गंगा नदी का उद्गम जो है यहां पे लिख देता हूं, गंगा नदी मेरे भाई, ठीक है। इसका उद्गम कहां से होता है? उत्तराखंड से होता है, ठीक है। उत्तराखंड के कहां से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, ग्लेशियर से होता है। अब जब इसका जो उद्गम होता है ना गंगोत्री ग्लेशियर से, तब इसको किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी नाम से इसको जाना जाता है मेरे भाई, ठीक है, भागीरथी नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद ये कहाँ पर पहुंचती है? इसके बाद ये आगे चलती है भाई, आगे चलकर कहाँ पर पहुंचती है? जो है ये कहाँ पर पहुंचती है भाई?
देवप्रयाग में पहुंचती है, ठीक है, देवप्रयाग में। अब देवप्रयाग में जब ये पहुंचती है तो इसके साथ एक और नदी मिल जाती है, भागीरथी के साथ एक और नदी कौन सी मिल जाती है, तो वो मिल जाती है अलकनंदा मेरे भाई, ठीक है, अलकनंदा मिल जाती है। और जब ये दोनों नदी मिलती है तो कौन सी नदी बन जाती है, गंगा नदी जो है ये बन जाती है। ये छोटा सा जो है एक्सप्लेनेशन आप याद रखेंगे। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ और फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना है, रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा नदी से जो है मंदाकिनी नदी आकर मिलती है, ठीक है, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बताइए अलकनंदा नदी जो है मंदाकिनी नदी से कहाँ पर मिलती है, रुद्रप्रयाग में मिलती है, ठीक है। अलकनंदा नदी से पिंडर नदी का संगम कहाँ पर होता है, कर्णप्रयाग में होता है। अलकनंदा नदी से धौलागंगी नदी का जो मिलन यानी कि संगम है वो कहाँ पर होता है, विष्णुप्रयाग में होता है। ये तीनों फैक्ट जो है आप जरूर याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, सोन नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो सोन नदी का जो उद्गम है ये कहां पर है, अमरकंटक पठार है, ठीक है, अमरकंटक पठार के अंदर अवस्थित है। और ये अमरकंटक पठार कहां पर अवस्थित है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर ये अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। मध्य प्रदेश, ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। यहां से देख लेना, सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होता है। यह गंगा नदी की दक्षिणी तट की एक मुख्य सहायक नदी है जो प्रायद्वीप पठार से निकलकर उत्तर की ओर बहती है मेरे भाई, ठीक है। और पटना बिहार के पास जो है ये गंगा में जाके मिल जाती है। अमरकंटक क्षेत्र में से दो प्रमुख नदियां निकलती है, कौन कौन सी, एक पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और दूसरी उत्तर की ओर बहने वाली सोन नदी मेरे भाई, ठीक है। अभी हमने देखा ना नर्मदा नदी जो है ये कहां पर चलती है, ये जो है पश्चिम की ओर बहती है, वेस्ट की तरफ जो है बहती है। कहां पर अपना जल गिराती है, अरब सागर में अपना जल गिराती है। और किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है, एस्चुरी का ये निर्माण करती है। अब यहाँ पे जो है और क्या दिया गया है, छोटा नागपुर पठार दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है, तो यहां से जो है दामोदर नदी निकलती है मेरे भाई, ठीक है। दामोदर नदी आपसे पूछा जाए कहां से निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और ये कहां पर अवस्थित है, झारखंड के अंदर ये अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे और लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, जनापाव पहाड़ियाँ। तो जनापाव पहाड़ियाँ जो है यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और जो है चंबल नदी का उद्गम यहीं से होता है मेरे भाई, ठीक है, चंबल नदी का उद्गम यहीं से होता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, बेरी नाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है, तो काफी इजी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, झेलम नदी का उद्गम स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। झेलम नदी का उद्गम स्थान कहां पर है, तो कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में पीर पंजाल श्रेणी के गिरिपाद में स्थित जो बेरी नाग है ना, वहीं से जो है इसका उद्गम होता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे देख लो, झेलम नदी का जो उद्गम है कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में जो पीर पंजाल श्रेणी है ना उसके गिरिपाद में स्थित बेरीनाग झरने से होता है। यह नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले एक गहरी घाटी का निर्माण करती है। यह सिंधु नदी तंत्र की एक अत्यंत जो है महत्वपूर्ण सहायक नदी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। और सबसे बड़ी सहायक नदी जो सिंधु की कौन सी है, चेनाब हो जाएगा। ऊपर हमने देखा था ना, यहाँ पे ये देखो लिखा गया चेनाब। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। रावी की बात करूं तो इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम में होता है, ठीक है। ये पश्चिम पश्चिम याद नहीं रखना है, बस डायरेक्ट आपको याद रखना है रावी नदी का जो उद्गम है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग दर्रे से होता है, ठीक है। यहाँ पे व्यास नदी के बारे में लिखा गया है, यह रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है मेरे भाई, ठीक है। और पंजाब के हरीके से सतलुज में मिल जाती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है, तो अभी ऊपर बात करके आया हूं दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी हो जाएगी, गोदावरी नदी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। गोदावरी नदी हो जाएगी। गोदावरी नदी को जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बोला जाता है। इसकी विशालता और विस्तृत जल क्षेत्र के कारण जो है इसको दक्षिण गंगा जो है भारत की दक्षिण गंगा जो है इसको बोला जाता है। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये भारत के महाराष्ट्र से निकलती है मेरे भाई, ठीक है। महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर
यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी। गंगा के बारे में आप सभी जानते हैं, कहाँ से निकलती है भाई, उत्तराखंड से निकलती है, बंदरपूछ से निकलती है, ठीक है। और कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है। ये पढ़ लेना भाई, सारा कुछ यहाँ पे दे दिया है मैंने, ठीक है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। अच्छा, इसके उद्गम भी बताऊं क्या, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ ना, लिखा है क्या, गंगा नदी 25 किलोमीटर जो है, इसे उत्तर भारत की जीवन रेखा, सिंधु नदी, अच्छा नहीं लिखा, चलिए कोई नहीं, देख लेते एक एक करके, ठीक है। गंगा नदी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, गंगोत्री से निकलती है भाई, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पे गोदावरी नदी का आपको मैंने बता दिया, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से ये नदी जो है निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है मेरे भाई, ठीक है। कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूं, तिब्बत, ठीक है। तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, बोखरचू से निकलती है, ठीक है। बोखरचू हिमनद से जो है यह निकलती है मेरे भाई। और क्या रह गई, महानदी रह गई, तो महानदी जो है कहाँ से निकलती है, ये सिहावा पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, सिहावा पहाड़ी से निकलती है मेरे भाई, ठीक है। सिहावा पहाड़ी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, निम्न में से स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं भाई, गोल्डन फाइबर किसको बोला जाता है, जूट को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और जो है क्या बोला जाता है, कपास को क्या बोला जाता है, व्हाइट गोल्ड बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। कपास को क्या बोला जाता है, व्हाइट गोल्ड जो है बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। और चाय को क्या बोला जाता है, चाय को जो है पेय पदार्थ की रानी बोला जाता है, ठीक है, पेय पदार्थ की रानी बोला जाता है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ये पढ़ लेना भाई जो दिया गया है, ठीक है ना, पढ़ने की जरूरत है मेरे भाई। ये रेशम के कीड़ों से प्राप्त किया जाता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में ये चीजें पूछी जाती है। हरियाणा पुलिस के अंदर जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है ना, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री वाला जो सब्जेक्ट है, वो जो है 5 से 7 मार्क्स का पूछा जाता है, बहुत डिटेल से मेरे भाई, ठीक है। और इसके लिए मैं पूरी प्लेलिस्ट करवा चुका हूं, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ये पूरा सब्जेक्ट मैं करवा चुका हूं, 27 लेक्चर वहां पर करवाए हैं। यकीन मानिएगा यूट्यूब पर कंप्लीट एग्रीकल्चर वाला जो सब्जेक्ट है किसी ने नहीं करवाया इतना डिटेल से, मैंने बिल्कुल फ्री में करवाया है। यहाँ पे मैं अपनी वो नहीं कर रहा, बस आपको उस वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या पता आपने वो सीरीज ना देखी हो, आपको देखनी बेहद जरूरी है, यहाँ से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस इस सीरीज में एक कमी है, मैंने MCQ नहीं करवाए मेरे भाई, ठीक है, सिर्फ थ्योरी पार्ट सेक्शन है। लेकिन यकीन मानिएगा जो आपका एग्जाम आएगा ना नियर बाय, अभी आपकी PMT PST की डेट आएगी, उसके बाद आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन डेट आएगी हरियाणा पुलिस की, उसके आसपास जो है मैं आपके टॉप MCQ भी करवा दूंगा इन्हीं 27 लेक्चर के अंदर से मेरे भाई, ठीक है। तो एवरीथिंग डिटेल आपको एक ही जगह मिलेगी, बस आपको पढ़ना है आपके एंड से मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, 13 को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। 13 में क्या बोला गया, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं क्या कहलाती है। आप सभी जानते हैं भाई, गर्मियों में कुछ फसलें उगाते हैं, गर्मियों में फसलें जो हम उगाते हैं कौन सी उगाते हैं, खरीफ उगाते हैं, ठीक है, ये गर्मियों में उगती है। इनको बोने का समय क्या है, जून जुलाई है, जून जुलाई हो जाएगा। रबी की फसल हम कब बोते हैं, सर्दियों में बोते हैं, सर्दियों में बोते हैं। इनको उगाने का जो टाइम है वो कब होता है भाई, अक्टूबर नवंबर होता है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर होता है। जायद की फसलें कौन सी होती है भाई, इन दोनों के बीच में जो समय मिलता है उसमें जायद की फसल बोला जाता है, ये मार्च के आसपास बोई जाती है मेरे भाई, ठीक है। तरबूज ककड़ी खीरा जो है वो जायद की फसलों के अंतर्गत आता है मेरे भाई। लिखा होगा यहाँ पे देखो, ये रबी की फसल यहाँ पे लिखी गई है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच की जो है इसके बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में जो इसको काट लिया जाता है। इनकी फसलें जरूर याद रखना भाई, रबी की फसल जो है गेहूँ, जो मटर चना सरसों रबी की प्रमुख फसलें हैं। खरीफ की कौन कौन सी फसलें होती है, ये देखो, चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये सारी जो है खरीफ फसलें होती है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर
14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, अमन फसल संबंधित है। तो यहाँ पे क्या दे दिया, अमन जो है एक किस्म दे दी, ठीक है, किस्म दे दी। किस किस्म की, ये सारी किस्म मैं करवा चुका हूं मेरे भाई, इसीलिए मैं बोल रहा हूं सारी किस्म करवा चुका हूं, किस्म करवा चुका हूं। कहां पर करवा चुका हूं, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री वाले सब्जेक्ट में करवा चुका हूं, जो 27 लेक्चर की है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचएसएससी हरियाणा पुलिस के अंदर जो पूछता है ना, वो ऐसे ही पूछता है, एक जो है नाम दे देगा और बता देगा निम्नलिखित में से किस फसल की जो है ये जो है फसल से संबंधित है, ठीक है। आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम दे देगा और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, जवार, मक्का, गेहूं, ऐसे ऑप्शन दे देगा। एवरीथिंग जो किस्म है ना, चाहे वो गेहूं की लगा लो, चावल की लगा लो, बाजरे की लगा लो, मक्के की लगा लो, एवरीथिंग किस्म जो है मैंने इस सीरीज के अंदर कराई है मेरे भाई, ठीक है। देख लेना, चलते हैं आगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, बी नहीं होएगा, धान हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पढ़ लेना, ये सारा कुछ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, अच्छा ये चीज़ याद रखना, पश्चिम बंगाल में धान की 3 किस्मों के नाम है, ओस है, अमन है और बोरो है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है ये लाइन की भाई ओस, अमन और बोरो जो है किस फसल की जो है फसल है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको याद रखना है धान की ये फसल है और कहाँ पर उगाई जाती है, 3 फसलें पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। जो राज्य नहर सिंचाई एवं सर्वाधिक आश्रित है वह, मतलब भारत के 28 राज्य है ना, उन 28 राज्य में से ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा जो है नहर की सिंचाई पर जो है आश्रित है भाई, उसे नहर की सिंचाई पर रहना पड़ता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, और नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका देख लेते हैं। भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंचित किया जाता है। यहाँ गंगा यमुना जैसी 12 नदियों का जाल है, जिससे ऊपरी गंगा और नहर और शारदा सहायक जैसी विशाल नहर प्रणालियां विकसित की गई है। यद्यपि पंजाब और हरियाणा में भी नहरों का घनत्व अधिक है, लेकिन कुल सिंचित क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष पर है। ये लाइन आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है वीडियो सेशन एंड होता है। नीचे आपको जो है आंसर भी मिल जाएंगे। तो बस आपको मेरे मोटिवेशन के लिए एक ही काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है मेरे भाई, ठीक है। और बस एक ही काम करना है, इसके अलावा वीडियो को एंड तक पूरा देखना है, चाहे आपको आधा घंटा लगे, 40 मिनट लगे, 1 घंटा। अगर मेरा ये मानना है कि 24 घंटे में से अगर 1 घंटा अगर आप मुझे दे दोगे ना, तो यकीन मानिएगा 1 घंटे में जो है जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, अभी तो आप जो है इंडिया जीके पढ़ रहे हो, इससे पहले मैं आपको एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री वाला सब्जेक्ट पूरा करवा चुका हूं। कंप्यूटर सीरीज हमारी खत्म होने वाली है, आज जो है कंप्यूटर सीरीज का सी लैंग्वेज जो है आने वाला है, उसको मैं थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। इससे पहले मैं हरियाणा जीके भी कंप्लीट करवा चुका हूं, बिल्कुल ऐसे ही करवा चुका हूं जैसे ये हमारी सीरीज चल रही है। अगर ये सीरीज आप सारी देख लोगे ना, यकीन मानिएगा बहुत नज़दीक आप जो है अपने सिलेक्शन के पहुंच जाओगे। इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, तो आप एग्जाम के अंदर आपको ये नहीं रहेगा कि यार मेरे को याद तो किया था लेकिन याद नहीं रह रहा, ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं मेरे भाई, ठीक है। बाकी सिलेक्शन की तो गारंटी नहीं ले सकता और लेनी भी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। वो जो आपका सिलेक्शन है ना, वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे चीजें प्रोवाइड करवा सकता हूं मेरे भाई, ठीक है। तो बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है। बाकी जो है बस मेरे लिए जो है लाइक और शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस चीजों को शेयर कर दिया करो मेरे भाई, और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो, जिससे एक भी फैक्ट जो है आपका ना छूट जाए मेरे भाई। जरूरी नहीं है कि आप शुरू की 10 मिनट वीडियो देखो और एग्जामिनर जो है अगली 16वीं या 17वीं मिनट से जो है एक लाइन उठा के आपसे पूछ ले। बस इसीलिए कह रहा हूं पूरी वीडियो जरूर देखा करो मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।